अस्सलामु अलैकुम। वो बगैर कोई जवाब दिए संजीदगी से कुछ सोचते हुए असबात में सर हिलाने लगा। तुम चल रहे हो या नहीं? वो बेसब्री से पूछने लगी। चल रहा हूँ, बस यही दिन तो देखना रह गया था मुहीब अजलाल मलक की जिंदगी में कि मिसिज मुहीब के लिए वाशरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दे। वो थके थके अंदाज में बेड से उतरकर बेजाल लहजे में कहता हुआ इसकी जानिब आया। वैसे जरूरी तो नहीं, चुड़ैल बाहर दरवाजे से ही आए। वो वॉशरूम में थी जब मुहीब को शरारत सूची जोर से सोचने वाले अंदाज में कहकर अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबाने लगा। मुहीब अजलाल मलक, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, चुप रहो। अंदर से फौरी इसके चीखने की आवाज आई जिस पर वो खासा महफूज हुआ। पूरे एक हफ्ते तक मुहीब को जरूरत न पड़ी इसके करीब जाकर सोने की। वो खुद ही इसे लग लग कर सो रही थी, साथ साथ अपने वॉशरूम के दरवाजे का पहरादार भी बनाती। भला कौन सा जानी दुश्मन ऐसे नाज नखरे उठाता है जैसे वो उठाता था। इसकी क्लास ऑफ होने का इंतजार कर रहा था। इसकी हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी हर एक को मजबूर कर रही थी इसकी जानिब निगाह उठाने पर। काला चश्मा इसके सफेद रंग पर जैसे क़यामत ढा रहा था। इसकी जानिब उठने वाली हर निगाह सताइशी थी। वो मुहीब अजलाल मलक था जिसे अक्सर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैगजीन के कवर पर या न्यूज में देखा था। पूरी यूनी में चामगोइयां चल रही थी इसके आने की। नजमा जब अपने डिपार्टमेंट से निकली तो इस वजीहा मर्द को सामने ही खड़ा पाया जिसे देख वो काफी हैरान हुई। क्यों, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता? इसने चश्मा उतारकर कोट की जेब में लगाते हुए एक आईब्रो उचकाकर इस्तफसार किया। ये मुहीब अजलाल मलक है ना, जवेरिया जो इसके पीछे खड़ी थी? एक्साइटेड होकर पूछने लगी। जी जी, मैं नज का हस्बैंड। और आप? इसने खुद ही अपना तारुफ करवाया। इसने ये नहीं कहा कि वो मुहीब अजलाल मलक है क्योंकि वो उस खसियत से नहीं आया था। इसने नहायत सादगी से खुद को इस लड़की से मंसूब किया। एक बंद कमरे में प्रिंसिपल के सामने अपनी वाइफ कहना अलग बात है, कोई नहीं जानता जब तक वो ना चाहता, मगर पूरी यूनी के सामने खुद को इससे मंसूब करना ये तो वाकई नजमा के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। नजमा के हस्बैंड? जवेरिया और बाकी सबके मुंह हैरत से खुल गए थे। वह इतना नरम और खुश मिजाज तो कभी ना था जितना इसकी सहेलियों के सामने बन रहा था। अगर वो सितमगर सिर्फ इज्जत रखने के लिए भी ये अमल कर रहा था तो भी दिल की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस हुआ। वो चाहता तो ना देता इसकी सहेलियों को अहमियत। किसको उम्मीद थी इसकी शख्सियत से भलाई की? आखिर को वो मुहीब अजलाल मलक था, मगर इसने दी क्यों दी वो नहीं जानती, मगर इसका मुस्कुराकर बात करना ही नजमा के लिए बहुत था। रस्मी बातचीत के बाद मुहीब ने घर आने की दावत भी दी जिस पर वो 3-4 लड़कियों का ग्रुप बखुशी इस दावत को कबूल करने लगा। ये घर का रास्ता तो नहीं है। वो खामोशी से खिड़की के बाहर के नजारे देख रही थी कि मुहीब ने राइट टर्न की जगह लेफ्ट लिया जिस पर वो तेजी से इसकी जानिब मतवज्जा होकर उलझकर बोली। हाँ, क्योंकि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसने कार ड्राइव करते हुए बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। शॉपिंग? मगर क्यों? वो उलझकर पूछने लगी। मैंने तो सुना था कि लड़कियां खुश हो जाती हैं शॉपिंग का सुनकर, मगर तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी का दूर दूर तक कोई तासुर नहीं आ रहा। वो इस हसीन दिलरुबा की जानिब बगौर देखते हुए गोया हुआ तो मुहीब अजलाल मलक मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ताज्जुब से मुस्कुराते हुए पूछने लगी। इसने कुछ जवाब न दिया, बस मुस्कुराते हुए उल्टे हाथ से इसका नाजुक हाथ थामकर अपनी उंगलियों को इसकी उंगलियों से उलझाने लगा। यकीनन जवाब हाँ ही था जो वो लफ्जों में इकरार नहीं कर रहा था।
मगर इसका हर अमल अज खुद बताता था कि वो इसे खुश रखना चाहता है और वो इसे खुश रखने की कोशिश करता है। नजमा जब मॉल पहुंची तो बहुत हैरान हुई। पूरा मॉल का स्टाफ इसको वेलकम करने मेन दरवाजे पर ही खड़ा था। पूरा मॉल खाली था और क्यों ना होता, मिसेस मोहिब अजलाल मलक जो आ रही थी। ये माल हमारा है, सो फील फ्री, इसने नजमा के कान में सरगोशी वाले अंदाज में कहा। चाहता तो मेरा कहता, मगर लफ्ज हमारा इस्तेमाल किया इसने, जो दिल के कानों को सुनने में बड़ा ही भला मालूम हुआ। इसे इग्नोर करना अब दिल के लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैम आप ये देखिए, ये सूट आप पर बहुत जचेगा। यके बाद दीगर महंगे और ब्रांडेड कपड़े इसे दिखाए जा रहे थे। पूरे माल का स्टाफ इसे किसी महारानी की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसके सबब वो काफी शाय फील कर रही थी। इसने पूरी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारी थी। ये अमीरों के ठाट बाट कहाँ देखे थे इसने? कब तस्वुर किया था कि मिसेस मोहिब अजलाल मलक बनकर जिस कपड़े को एक निगाह बढ़ कर देखेगी वो इसका हो जाएगा। और फिर सबसे बढ़कर ये एहसान नहीं था, ये हक था इसका। वो मिसेस अजलाल मलक होने की हैसियत से इस खूबरू नौजवान के कदम से कदम मिलाकर पूरे मॉल में घूम रही थी। वो बेड की चादर ठीक कर रही थी जब वो खूबरू नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या हरकत है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं चादर सेट कर रही थी। मोहिब दानिस्ता तौर पर बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा, जिस पर वो दुश्मने जां चिढ़ते हुए बोली, बंदा थका हारा घर आया है, बजाय इसके कि अपने हस्बैंड की खिदमत करो तुम ये फालतू काम कर रही हो। अपनी कोनी बेड से टकाकर हाथ के सहारे से अपने चेहरे को ऊंचा किए, मुंह बुसूड़ कर गोया हुआ, तुम्हारी खिदमत और वो भी मैं करूं? उफ, मोहिब अजलाल मलक और इसके सुनहरे सुनहरे ख्वाब। अब हटो, चादर ठीक करने दो मुझे। वो आंखें टमटमाते हुए मुंह चढ़ाकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? उठो बेड से, उठो ना भाई प्लीज। वो मुसलसल इसके हसीन चेहरे को तक रहा था, वो जिससे नर्वस फील करने लगी। इसका हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत सिर्फ करते हुए इस वजीहा मर्द को बेड से उठाने की साई करने लगी, मगर वो नाजुक जान इसे 1 इंच भी न हिला सकी थी। जब जोर आजमाई करके थक गई तो हार मानने वाले अंदाज में इसका हाथ छोड़ा, मगर अगले ही लम्हे मुकाबिल ने हाथ थाम कर जोर से अपनी जानिब खींचा। वो कटी पतंग की तरह इस खूबरू नौजवान की जानिब खींची चली आई थी। हमला अचानक हुआ था इस नाजुक सिफत पर, इसलिए संभलने का मौका न मिल सका। हमले का नतीजा ये निकला कि अब वो भी बेड पर इसके साथ लेटी हुई थी। तो मैं क्या कह रहा था? वो इसके हसीन चेहरे पर हल्का सा झुककर चेहरे पर बिखरी हुई आवारा लटे कान के पीछे करते हुए सोचने वाले अंदाज में बोला कि अपने हस्बैंड की खिदमत करो, खास तौर पर जब वो थक कर घर वापिस आए। क्या खबर, तुम्हारा यही अमल तुम्हारे हस्बैंड के दिल में घर कर जाए। वो शोखी और शरारत से मुस्कुराते हुए बोलकर मजीद इसके चेहरे पर झुका, दिल होगा तब ना, आपको इल्म नहीं है? शायद मोहिब अजलाल मलक यहाँ मनो पत्थर रखे हुए है। वो अपनी शहादत की उंगली इसके दिल के मुकाम पर रखकर बड़े दिल जले अंदाज में बोली, तो हटा दो, तुम्हें इजाजत है। वो इसकी सेया नशीली आंखों में झांकते हुए रोमानियत बड़े लहजे में गोया हुआ। न जाने इस सितमगर की बातों का जादू था या नीली समंदर जैसी गहरी आंखों का कि खुद को पहली बार बहकता हुआ पा रही थी। पहली बार जैसे इसने इर्द गिर्द कोई हसार बांध दिया हो, जादुई हसार। नजमा का दिल बेकाबू होने लगा। वो जवाब देने की बजाय इसके खूबसूरत चेहरे को तक रही थी। इसकी स्याह आंखों में उभरते जज्बात देख मुकाबल मुस्कुराते हुए छेड़ने की नीयत से बोला, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी कि जब घर आऊं तो सबसे पहले पूछे खाना लगाऊं या बिस्तर, एक लम्हे की देरी के बगैर। मजीद इसके हसीन चेहरे पर झुका, इसकी आंखों में शोखी और शरारत मचल रही थी। ज्यादा शोखे मत बनो, हटो हटो, बड़े आए खाना लगाऊं या बिस्तर।
तुम्हारे लिए सिर्फ जहर वाली चाय बनाने की खिदमत कर सकती हूँ मैं, कहो तो करूँ। इसकी आंखों को शरारत से सरशार देखकर गोया वो एक झटके से अपने हवासों में लौटी थी। तेजी से अपने सीधे हाथ की पुश्त इसके अनाबी लबों पर रखी ताकि मुकाबिल मजीद हदूद पार न कर सके। फिर मुंह बसूरते हुए इसकी नकल उतारने लगी। वो कातिल हसीना नहीं जानती थी कितनी क्यूट लग रही थी उस लम्हे। इस हसीन दिलरुबा का नाजुक हाथ अपने और इसके दरमियान रुकावट बनते महसूस हुआ तो तेजी से इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर इस कातिल हसीना के सर के ऊपर लगा दिए। चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट रक्सा थी जो नजमा ने इसके रौबदार चेहरे पर इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। शायद वो बहुत अच्छे मूड में था। इस बात का अंदाजा नजमा इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट से लगा रही थी। जहर वाली चाय, वो हुबरू नौजवान बड़े गंभीर लहजे में सोचते हुए गोया हुआ। वैसे हजारों जहरीले सांप एक तरफ और मेरी जान तुम्हारी जुबान एक तरफ, तो क्यों करना मैं वो जहर पीऊं जिसे पीने के बाद बचने की कोई उम्मीद न बचे। वो जुम्मनी अंदाज में कहकर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले आया। तुम्हें तो रोमांस करना भी नहीं आता, भला ऐसे कौन कहता है। हटो। इसका गुमान था वो हर बार की तरह लाल हो जाएगी मारे हया के, मगर वो तो उल्टा झुंझलाकर कहने लगी। क्योंकि इसका रिएक्शन तवक्का के बिल्कुल बरखलाफ था तो इसके हाथ आजाद कर उलझकर इसे देखने लगा। ओहो, तो मिसेस मुहीब अजलाल मलिक चाहती हैं कि मैं इनसे रोमांस करूं। शोखे से मुस्कुराते हुए वो इस्तफसार करने लगा। इसका अंदाज छेड़ने वाला था। तो इतनी देर से क्या कर रहे हो फिर? वो आईब्रो उचकाकर उलझकर पूछने लगी। ये पहली बार था जब वो इतना फरी होकर बात कर रही थी, और क्यों ना करती। इसने एक घर दे दिया था इसे, इसका अपना घर जिसकी वो मालकन थी। एक घर का ख्वाब कौन सी औरत नहीं देखती। वो ख्वाब मुहीब अजलाल मलिक ने पूरा किया था इसका। इसे तलीम के जेवर से दोबारा आरास्ता करवाया। वो दुश्मने जां इस पर दिन रात मोहब्बत लुटाता था, इसे तवज्जो देता था, इसके नाज उठाता था और इसका ख्याल रखता था। और सबसे बढ़कर इसकी वालदा को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगा था, जैसा कि वो हमेशा से अरमान रखती थी कि इसके वालदा आराम से बैठकर पुरस्कून अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारे, कोई भी इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट न करे। वो अरमान हर रोज अपनी आंखों से पूरा होते देखने लगी थी। ये चीजें अस खुद ही दिल में जगह दे रही थी इस सितमगर को। मैं तो सिर्फ तंग करने का इरादा रखता था। वो साफ कोई से बड़ा मासूमाना सा चेहरा बनाए गोया हुआ। तंग? और यही करते करते तुम अपने सारे कारनामे सर अंजाम दे देते हो। वो छोटी आंखें करते हुए बड़े मफाहमाना अंदाज में तंज करने लगी। तंग करते करते कब हदूद पार हो जाती हैं मुझे खुद पता ही नहीं चलता। दुनिया जहां की मासूमियत वो अपने चेहरे पर सजाए बोल रहा था, साथ साथ हाथ इसके नाजुक वजूद पर अपना हसार बांध रहे थे। इस वक्त कौन आया है? अचानक ही कमरे का दरवाजा नोक हुआ तो वो मुंह बसोड़कर दरवाजे की जानिब देखकर आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगा। मुझे क्या पता? वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली। कौन? इसने भड़मदार आवाज में पूछा। मास्टर में एनी मैडम की दोस्तें आई हैं। दरवाजे की दूसरी जानिब से आवाज आई। इस वक्त नजमा की तरफ देख हैरत से बोला, हो सकता है पार्टी के लिए ले जाने आई हूँ। वो धीमी आवाज में बोली। पार्टी? हाँ, वो जिया के फार्म हाउस पर है। सारी फ्रेंड्स होंगी। वो खासा लचकदार अंदाज में डरते डरते बता रही थी। तभी मैं कहूँ आज मोहतरमा के मजाज इतने बदले बदले कैसे? वो दिल में सोचते हुए अच्छा हटो तो सही मुझ पर से। मैं वेलकम तो करूं इनका अपने घर में। अपने घर के अल्फाज किस कदर मान से अदा किए इस लड़की ने। मुहीब तो यही देखता का देखता रह गया। अच्छा लगा कि वो अपना मान रही है। मुस्कुराते हुए इस पर से हटा, जिस पर वो तेजी से उठकर अपना हुलिया ठीक करते हुए बाहर जाने लगी। अच्छा, अगर वो लोग ज्यादा जिद करें तो चली जाओ। सिंपल सी पार्टी है, सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स हैं।
चले जाओ ना। अचानक किसी ख्याल के आ जाने पर मोहिब की जानिब मुड़कर इसने इजाजत तलब की। मोहिब वाकिफ था वो आखिरी जुमला बता नहीं रही, जता रही है। इसने फकत इतना कहा। अब इस हूं का मतलब हाँ या ना है? वो तजस्सुस से पूछ रही थी, साथ साथ उम्मीद भी वाबस्ता थी कि हाँ ही निकले। हाँ, इतना कहकर इसने तकिया उठाकर अपने सर के नीचे लगाया। लाइट्स ऑफ कर दो और जल्दी वापस आना। और हाँ, गार्ड्स साथ जाएंगे तुम्हारे, वो इतला देने वाले अंदाज में कहते हुए आंखें मूंद गया। गार्ड्स? क्यों क्यों? तुम्हें यकीन है मुझ पर? वो तेजी से हवगी बड़े लहजे में पूछने लगी। तुम्हें यकीन है या नहीं मुझ पर? बोलो। गार्ड्स हिफाजत के लिए हैं तुम्हारी, इसमें यकीन करने या न करने वाली बात कहाँ से आ गई? वो बेजारी से आंखें खोलते हुए सामने खड़ी उसने सरापा को देखकर संजीदगी से जवाबदा हुआ। देखो जरा, हिफाजत की बात कौन कर रहा है? जो खुद खुला दुश्मन है मेरा। अपनी माँ से मुझे सीढ़ियों से फेंकवाते वक्त याद नहीं आई थी? ये हिफाजत तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से है। वो खासा जुज़्बुज़ होकर तंज के तीर चलाने लगी। इससे शदीद नागवार गुस्सा था मोहिब का इसके पीछे गार्ड्स को लगाना। वो लड़की यही सोच रही थी कि मुकाबिल भरोसा नहीं करता इस पर। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, अम्मी जान के अमल से मेरा कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं था। वो सीधा होकर बैठते हुए रोबदार और गसीली आवाज में कहने लगा। वो लोगों को अपने किए अमाल की वजाहत देने का बिल्कुल भी आदी नहीं था। इसके बावजूद इस लड़की को बार बार दे रहा था, लेकिन वो फिर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी वो जवाब देती, इससे कबल ही दरवाजा फिर नोक हुआ था। वह चाहते हुए भी गार्ड्स अपने साथ ले जाने पर मजबूर थी। पाँव पटकती हुई बाहर चली गई, जबकि इसके मारे हुए तंजिया तीरों के सबब अब वो सो नहीं सकता था। ड्रोर से सिगरेट निकालकर खिड़की की जानिब बढ़ गया। वो अक्सर तभी सिगरेट पीता जब जहनी तौर पर डिस्टर्ब होता या नजमा इसके आसपास न होती। कल मेहरोज साहब और इनके छोटे भाई की फैमिली आई थी मलक मेंशन में। बहुत माजरत कर रहे थे, कह रहे थे गलत फहमी के नतीजे में हुआ सब कुछ। साथ साथ शादी की तारीख भी मांगी। तुम्हारे डैड ने घर के सरबराह होने की हैसियत से इन्हें 5 जनवरी की तारीख दे दी है। बस मुबशरा बेगम का इतना कहना था कि नजमा का दिल दहल गया। यानी 1 हफ्ते बाद वो बेसाख्ता ही बोल उठी थी, सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कार रिसीव होते ही दूसरी जानिब से माजरत की जाने लगी। मुझे लगा था कि गुंडे तुमने भेजे। वो शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में उतर चुकी थी, जो इसकी आवाज से भी नुमाया हो रहा था। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मगर तुम ने मेरा यकीन नहीं किया। फिलहाल अब माफी मांगने का क्या फायदा? वो बड़े स्पार्ट से लहजे में जवाब देकर काल मुनक़ता करने ही लगा था। सॉरी ना बाबा, सच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे अलावा किसी को शहरियार और नजमा के रिश्ते से मसला नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि तुम ही हो, और मैंने चाचा जान से कह दिया। मैं वाकई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि तुम अपनी पलवशा को माफ नहीं कर सकते। मान, मोहब्बत, यकीन क्या नहीं था इसके आखिरी जुमले में। मुहिब ने अपने आदमियों से इन गुंडों को पकड़वा कर गवाही दिलवाई, जिसमें उन्होंने इकरार किया कि मुहिब अजलाल मलक वो शख्स नहीं जिसने इन्हें भेजा था। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी थी। आखिर वो शख्स कौन था जो मुहिब को फंसवाने की कोशिश कर रहा था? बाद में बात करते हैं, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। इसने सर्द मोहरी से कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो यूनी से घर वापस पहुंची तो मुबशरा बेगम को अपने ड्राइंग रूम में बैठा देखकर इसका खून खोल उठा। इसका बस नहीं चल रहा था सामने बैठी हुई औरत का खशर कर दे। आपको अंदर किसने आने दिया? इन्हें देखते ही इसके सारे जख्म हरे हो गए थे। वो बिफर कर इनके सामने खड़ी होकर बड़े सख्त लहजे में इस्तफसार करने लगी। लड़की
औकात मत भूलो अपनी। मैं सिर्फ यहाँ अपने बेटे को घर वापस ले जाने आई हूँ। तुम चाहो तो यहाँ जिंदगी भर पड़ी रहो, मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़े होकर बड़ी हकारत बड़ी नजरों से नजमा के सरापे पर डालते हुए बड़े लहजे में गोया हुई। अम्मी हजूर, वो भी इसी वक्त घर पहुंचा था। इन्हें अचानक अपने घर में बैठा देख हैरत एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में भी उभरी। हाँ, मैं क्यों, मैं अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? उन्होंने मोहिब की जानिब मुखातिब होकर नहायत मोहब्बत और मान से पूछा। नजमा, इनके लिए खाना लगवा दो, खाना खाकर जाइएगा। इसने नजमा से हाकमाना अंदाज मगर बड़ी नरमी के साथ कहा। आखिरी जुमला अपनी वालदा से बेरुखी से कहकर तेजी से रुख मोड़ा। मोहिब, मैं तुम्हें वापस कर ले जाने आई हूँ, प्लीज नाराजगी खत्म कर दो अब मुझसे और वापस अपने घर चलो। मुबशरा बेगम का लहजा काफी मिन्नत पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो सुनकर भी अनसुनी करके जाने लगा। कल महरोज साहब और इनके छोटे भाई की फैमिली आई थी। मलक मेंशन में बहुत माजरत कर रहे थे, कह रहे थे गलत फहमी के नतीजे में हुआ सब कुछ। साथ साथ शादी की तारीख भी मांगी। तुम्हारी डैड ने घर के सरबराह होने की हैसियत से इन्हें 5 जनवरी की तारीख दे दी है। बस इनका कहना था कि नजमा का दिल हिल गया, यानी 1 हफ्ते बाद वो बेसाख्ता ही बोल उठी थी। अभी वक्त ही कितना गुजरा था इनकी जिंदगी को नॉर्मल हुए। वो इसकी वालदा और मुहीब एक साथ 3 महीने से फैमिली की तरह रह रहे थे। इसे सब बेहतर लगने लगा था। नाश्ते की टेबल पर जब साथ खाना खाते तो कंप्लीट फैमिली की फीलिंग आती। अभी इसका खूबसूरत आशियाना ठीक तरह तमीर भी नहीं हुआ था कि मुबशरा बेगम इसे फिर तोड़ने आन पहुंची थी। दिल तो दहलना ही था। आखिर को वो सितमगार किसी और का जो होने जा रहा था। मुहीब के कदम रुके, वो बेतासुर चेहरे के साथ पलटा। आप लोगों को तारीख देने से कबल मुझसे बात करनी चाहिए थी, इसने खासा बहमी से कहा था। तुम्हारे डैड से मैंने कहा था, मगर वो कहाँ किसी की सुनते हैं। कहने लगे मैं खुद बात करूंगा मुहीब से। सारा इल्जाम अजलाल मलक पर डालकर वो खुद बड़ी उलझिमा हो गई थी। अब नाराजगी छोड़ो और घर चलो। मलक मेंशन तुम्हारे बगैर बिल्कुल सुना सुना सा है। वो मुहीब के पास आकर इसका हाथ मोहब्बत से थाम कर बड़े इल्तिजाया लहजे में कहने लगी, जबकि वो लड़की बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बहने के लिए बेताब थे, मगर वो खुद को इन जालिमों के सामने कमजोर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जबत का दामन थामे खड़ी रही। नज, खड़ी क्यों हो अभी तक? मैंने कहा ना, इन्हें खाना खिलाकर वापस रवाना करो। वो इनका हाथ अपने हाथ से हटाकर इस बुत बनी लड़की की जानिब देख वसीली आवाज में गोया हुआ। इस लम्हे इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिमाग जैसे मफलूज हुए जा रहा था। असबात में सर खिलाकर बाहर की जानिब चल दी। अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए पूछ रहा था, ये लो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इस दुश्मनी जान को गुमसुम सा बेड पर बैठा हुआ पाया। नज, मेरी कार की चाबी कहाँ है? वो दानिस्ता तौर पर अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए पूछ रहा था। ये लो। फुर्ती से खड़े होकर कार की चाबी इसके हाथ में थमाकर बाहर जाने लगी। क्या हुआ है? खैरियत? अभी वो 2 कदम भी न चली थी कि मुहीब ने तेजी से हाथ पकड़कर रोकते हुए बड़े फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार किया। कुछ भी तो नहीं। क्यों? कुछ होना चाहिए था तुम्हारे नजदीक मुझे। वो इसका हाथ झटक कर दोनों हाथ फोल्ड कर बड़म से जवाबदा हुई। साथ साथ आखिर में सवाल इसकी जानिब उलट दिया। वो वाकिफ थी वो क्या जानना चाहता है और क्या सुनना चाहता है। ये जुल्म की इंतहा न थी तो क्या था कि दूसरी शादी का सेहरा सजाने चला है और इससे पूछता है कि हुआ क्या है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आखिर वो क्यों खुद को बिखरा हुआ पा रही है? क्यों वो रेत की दीवार साबित हो रही है, मगर इस सितमगर के सामने खुद को समेटे बरम से खड़ी रही, जैसे पत्थर का दिल सीने में लिए हुए हो, जैसे जज्बात से आरी हो।
نہیں کچھ کیوں ہونے لگا تمہارے نزدیک؟ ہمارا یہ رشتہ اہمیت ہی کب رکھتا ہے؟ وہ خاصا طنزیہ لہجے میں چوٹ کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تمہارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے بھی مقابل کے طرز میں ہی جواب دیا۔ جس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر ٹائم ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ وہ سرنفی میں جھٹکتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر لمبے لمبے قدم بڑھتا باہر چلا گیا۔ پوری زندگی ٹکی ہے میری، مگر تمہارے نزدیک اس موضوع پر بات کرنا بھی ٹائم کا ضیاع ہے۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ آہستگی سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنی جانب سے 99% دے دیا تھا اس شادی کو بچانے کے لیے، مگر ریزلٹ وہی تھا آج بھی جو شادی کے پہلے دن تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ پھر کیوں جان جلائے اپنی ستمگر کی خاطر؟ مگر دل پر زور کہاں چلتا ہے؟ نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ بہت دیر تک خود پر قابو کرتی رہی، خود سے پوچھتی رہی کیوں روئے ظالم کی خاطر؟ وہ کب اپنا تھا جو آج پرایا ہونے کا غم ستا رہا ہے؟ اس نے کب محبت کی جو آج اس کی محبت بٹ جانے کا غم سینے میں مچل رہا ہے؟ جواب میں دل نے کتنے ہی اس کے حسن سلوک گنوائے، مگر دماغ پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہی کہتا کہ یقیناً اس ظالم کا کوئی مقصد رہا ہوگا اس حسن سلوک کے پیچھے بھی۔ نجمہ کیا مبشرہ بابی آئی تھی؟ روسا بیگم ابھی یتیم خانے سے لوٹی تھی۔ وہ اکثر وہاں جایا کرتی اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان بچوں کے ساتھ گزارتی۔ وہ واپس لوٹی تو عینی نے انہیں مبشرہ بیگم کی آمد کی خبر دی، جس پر وہ فکر مند ہو کر ڈائریکٹ نجمہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اپنی موم کو سامنے دیکھتے ہی خود پر مزید وہ قابو نہ رکھ سکی اور تڑپ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا مبشرہ بابی نے پھر کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ محترمہ عروسہ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر بڑے فکر مند لہجے میں پے در پہ سوال پوچھنے لگی۔ محیب کی شادی ہے 1 ہفتے بعد، بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بتانے لگی۔ محترمہ عروسہ کو وہ وقت یاد آیا جب نجمہ اسی طرح زارون کی شادی کی خبر پر رو رہی تھی۔ کتنا وقت ہوا انہوں نے پھر اس لڑکی کے منہ سے زارون کا نام نہ سنا۔ جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کوئی بھی اسے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ دل ہار بیٹھی ہے وہ اس ستم گر پر، ورنہ کیوں روتی، کیوں اپنی جان جلاتی؟ اسے تو فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ شادی سے پہلے ہی اس کو بتا دیا گیا تھا کہ دوسری بار صحرا ضرور سجائے گا سر پر محیب اجلال ملک۔ پھر کیوں دل خون کے آنسو رو رہا تھا آج، وہ بھی اس ظالم شخص کے لیے جسے سوائے بدواؤں کے کچھ نہ دیا؟ وہ نہیں بیان کر سکتی تھی کتنی اذیت میں مبتلا کیا تھا اس کی دوسری شادی کی خبر نے۔ محترمہ عروسہ اسے دلاسے دینے لگی۔ وہ مجبور ماں کر بھی کیا سکتی تھی؟ سامان پیک کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جا رہے ہو کیا؟ نجمہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبرو نوجوان کو اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھتا دیکھ کر گھبرا کر پوچھنے لگی۔ دل میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہاں، واپس ملک مینشن۔ اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ واپس کب؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، نہیں بلکہ وہ رکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ تھا جو حائل تھا درمیان میں، شاید وہ انا تھی، استِ نفس بھی تھی، یہ خوف بھی تھا کہ اگر کہہ دیا اور اس نے جواب نہ دیا، یا اگر دیا مگر مثبت نہ دیا تو خود کو اس کے سامنے کیوں ریت کی دیوار بنائے، کیوں منت و سماجت کرے اس کی کہ نہ چھوڑ کر جائے؟ پھر منت و سماجت کہاں اثر انداز ہوں گے اس ستم گر پر؟ یہی سوچتے ہوئے لب زور سے بھینچ لیے، اپنے کپڑے بھی پیک کر لو۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ محیب کی آواز نے اس کے حواس بحال کیے۔ میرے کیوں؟ وہ الجھی۔ میرے جانے کے بعد کیا اکیلے رہو گی اتنے بڑے گھر میں؟ ڈرپوک تم ویسے
بھی بہت ہو، خیال رکھنا تمہیں آتا نہیں ہے اپنا، اس لیے بغیر کسی بحث کے میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس ہرجائی کا یہ فکر مند انداز ہی تو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ بہت خاص ہے اس کے لیے، لیکن اگر واقعی خاص ہوتی تو کیا یوں دوسری شادی کرتا؟ مجھے نہیں جانا اپنا گھر چھوڑ کر اس ملک مینشن میں، اور نہ ہی مجھے فورس کرو، وہ حسین لڑکی برہمی سے جواب دہ ہوئی، پھر اپنا سیل شوکے سے اٹھا کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ کر مقابل کی غسیلی نگاہوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسی کے سامنے آرام سے اپنا سیل چلانے لگی، جبکہ وہ مسلسل اسے گوڑی سے نواز رہا تھا۔ نج، تیار ہو جاؤ، واپس ساتھ چلیں گے ہم، اور اب مجھے اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ وہ دوبارہ سنجیدگی سے وارننگ دینے والے انداز میں بولا، میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ وہ بظاہر سیل چلا رہی تھی، اصل میں تو آنکھوں کے کنارے اسی ستمگر کے وجود پر ہی ٹکے ہوئے تھے۔ مقابل کے وارننگ دیتے ہی سیل بیڈ پر زور سے پٹک کر بڑے غصے سے بولی، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں جانا ہے یا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے کہہ کر اس کے کپڑے بھی الماری سے نکال لایا۔ اینی، اس کے بلند آواز سے کہتے ہی اینی تیزی سے نظریں جھکائے کمرے میں چلی آئی۔ میڈم کا سارا سامان پیک کرو، فوراً اس نے اپنے روبدار انداز میں حکم صادر کیا، جس پر وہ اسبات میں سر خلا کے اپنے کام میں لگ گئی۔ محیب وہ غسیلی آواز میں احتجاجاً بولی۔ شش! وہ اپنے انابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اشارتاً اسے خاموش کرانے لگا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ ورنہ اسی خلیے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ وارننگ دے کر بھی ابھی مڑا ہی تھا کہ اس حسین دلربا کے جملوں نے قدموں کو رکنے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں جانا اپنا گھر چھوڑ کر، تم کیوں مجھ سے زبردستی کر رہے ہو؟ تمہیں جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ نا، کم از کم مجھے یہاں سکون سے رہنے دو۔ وہ دوبارہ ملک مینشن کسی بھی صورت جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا لہجہ آبدیدہ تھا۔ یہ جملے ادا کرتے وقت اس خوبرو نوجوان کا ذہن تو فقط اس کے ادا کیے ہوئے لفظ اپنا گھر پر اٹک گیا تھا۔ وہ اس گھر کو اپنا مان رہی تھی، مگر اس گھر دینے والے کو نہیں۔ دل جلاتی تھی وہ لڑکی اس کا۔ 5 منٹ وہ ریمائنڈ کلاک کی طرح دوبارہ یاد دلا کر وہی چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنے بالوں کو، جڑوں کو مضبوطی سے جھنجلا کر کھینچتے ہوئے بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خرجائی کا خشن نشر کر دے۔ نچ 5 منٹ ہوتے ہی وہ کمرے میں آ پہنچا تھا۔ آتے ہی بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو گورتے ہوئے کہا، محیب میں نہیں جاؤں گی چاہے تم کچھ بھی کر لو، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں پلوشا کو بتا دوں گی میں تمہاری بیوی ہوں، اور نہ صرف پلوشا کو، تمہارے پورے سسرالیوں کو بھی۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے اس معاملے میں نہ الجھو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں جس مقصد کے لیے تم اتنا خوشی خوشی جا رہے ہو میں وہ خاموشی سے پورا ہونے نہ دوں۔ وہ نہ ڈر لڑکی خاصا برم سے اس وجہ مرد کے روبرو کھڑے ہو کر دمکی امیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اف نجمہ کو لگا وہ اس کی دمکی سے ڈر کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اسے ملک مینشن لے جانے سے، مگر اس کی توقعات کے بالکل برعکس وہ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنی روشن پیشانی کو بیزار سا چہرہ بنا کر مسلنے لگا۔ بیچلر پارٹی میں سارے مہمان موجود ہوں گے، مائک تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اسٹیج پر چڑھ کر اعلان کرنا، اوکے میری جان؟ اس نے خاصا طنزیہ انداز میں لاپرواہی کے ساتھ کہتے ہی اس پنک رنگ کی نائٹ ڈریس میں ملبوس لڑکی کو بوڑھی کی طرح اپنے کندھے پر ڈال لیا اور باہر لے جانے لگا۔ محیب چھوڑ دو مجھے ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم غلطی کر رہے ہو بہت بڑی، مجھے ہلکے میں لے کر، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی، مگر محیب اس کے احتجاج کو خاطر میں کب لاتا تھا جو آج لاتا۔ کار کا گیٹ کھولتے ہی پہلا خیال تو اسے زور سے پٹکنے کا آیا، کیا سوچ کر دھمکیاں دے رہی تھی وہ، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ کہیں اس کے لگ نہ جائے، اس لیے نہایت نرمی سے اسے سیٹ پر بٹھایا۔
वो क्यों ना जुज़बुज़ होता, धमकियां दे रही थी कि बीवी है, सबको बताएगी, बजाय इसका हाथ थाम कर हक से कहती कि तुम सिर्फ मेरे हो और बदले में पिया मैं तेरी। मैडम की वालदा को लेकर पीछे वाली गाड़ी में आओ, इसने ड्राइवर से अपने रौबदार अंदाज में कहा और खुद कार का गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम मुझे हल्के में लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं वाकई बताऊंगी सबको कि वो अभी धमकी अमेज लहजे में बोल रही थी कि वो खूबरू नौजवान अचानक से अपना हसीन चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक लेकर आया, इतना नजदीक कि वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। आगे के अल्फाज इसकी कुर्बत के सबब मोह ही में फंस गए। ए बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, इसने तंजिया मुस्कुराहट होंठों के किनारों पर सजाए कहा। तुम मुकाबल का कहा जुमला सर से पांव तक आग भड़का गया था जिस्म में। तुम देखते जाओ मुहीब अजलाल मलक, मैं करती क्या हूँ, अब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी होने दूंगी। मैं तो कहती हूँ अभी से कुल पाल लो अपनी दूसरी शादी पर। और इसके सुनहरे ख्वाबों पर वो खासा जुज़बुज़ होकर दांत पीसते हुए गोया हुई। गुस्से के सबब इसकी नाक बिल्कुल टमाटर की तरह सुर्ख पड़ चुकी थी, जो इसकी सफेद रंगत पर अलग ही नुमाया हो रही थी। वो कातल हसीना इस लम्हे दिल पर वार करती हुई महसूस हुई। मुकाबिल को इसकी धमकियों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते हुए नरमी से इसकी नाक को चूमा और फिर पेशानी को। इसका अचानक अमल नजमा को फिर उलझन में डाल गया। अब ये क्या था, वो छिप गई। अब तो नाक के साथ साथ गाल भी सुर्ख पड़ गए थे। वो आहिस्तगी से उलझकर खुद कलामी करने लगी। क्यूट चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी इसके, माना एक दो सानियों के लिए ही सही वो तारीफी लफ्ज अदा करते हुए वापस सीधा होकर बैठा। क्या कहा तुमने अभी? नजमा को 440 वोट का झटका लगा था, यकीन ही न आया अपने कानों की समात पर। मुहीब अजलाल मलक, इसका जानी और पैदाइशी दुश्मन, जो इसे गिन खाता था, जो इसे अपने करीब तक नहीं आने देता था। दुनिया इसे सताइश की निगाह से देखती, मगर वो ऐसे देखता जैसे इसे देखना भी कोई अजाब हो इसके लिए। इसकी निगाह में सताइश तो दूर की बात, इसका निशान तक ना दिखा। और आज अचानक वो मुहीब अजलाल मलक इसे क्यूट कह रहा था। इस लड़की के नजदीक यकीनन इसके कानों ने इसे धोखा दिया था। तुमने मुझे क्यूट कहा ना अभी? वो छोटी आंखें करते हुए बेयकीनी से पूछने लगी, जबकि मुकाबिल अब बिल्कुल खामोश होकर ड्राइव कर रहा था। जवाब तो दो बाई मत बोलो, वो तेजी से गर्राया। बाई नहीं बोला, बी बोला है, वो तस्हीह करने वाले अंदाज में बोली। दोनों ही मत बोलो। हालत ये थी जो मिलता जुलता था, वो भी नहीं चाहिए था। अच्छा यही बता दो, पलवशा को कभी क्यूट कहा है? वो क्यों पूछ रही थी नहीं इल्म, मगर जानना चाहती थी। कहीं ना कहीं पलवशा से मुआजना कर रही थी अपना। मैं क्या सुनने की ख्वाहिश रखती हूँ इस जलाद से, और क्यों भला मुझसे पलवशा मुखरोज मलक का क्या मुआजना? वो मोहब्बत है मुहीब अजलाल मलक की, और मैं पैदाइशी दुश्मन, जिसे देख कर भी वो अनदेखा करने का आदी। वो दिल लगी करता है मुझे नाम थोड़ी देगा, न मुझे हक देगा अपनी औलाद की माँ बनने का। फिर मैं क्या सोचकर ये सवाल कर रही थी? वो सीट से कमर टकाकर आंखें मूंद कर उदासी से मुस्कुराते हुए खुद कलामी कर रही थी। गाड़ी जैसे ही मलक मैंशन के मेन दरवाजे पर दाखिल हुई, मुहीब ने गहरा सांस हवा में खारिज किया, जैसे हिम्मत जमा की हो इस घर में वापस जाने की। अगर अजलाल मलक बार बार इसे मनाने ऑफिस न आ रहे होते तो यकीनन वो कभी वापस न आता। सिर्फ अपने वालिद की इज्जत की खातिर वो वापस आया था, वरना जब से अपनी औलाद खोई थी इस घर का रुख तक न किया था।